हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो पिछली क्लास हमारी कारक की रही थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसी के बेसिस पर हम समास समझेंगे। सो आज की हमारी क्लास है समास की शुरू। अगर हम बात करें समास के अर्थ की, तो अगर इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है संक्षेप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करना। ठीक है, जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनता है उसे समास कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रसोई के लिए घर। अब डेफिनेशन क्या बोलती थी कि विभक्ति का लोप करके, लोप यानी कि जो विभक्तियाँ लगी हैं उन्हें हम गायब कर देंगे। हमने कारक में पढ़ा था विभक्तियाँ क्या होती हैं। अगर मैं इससे के लिए इन विभक्तियों का लोप कर दूँ तो एक संक्षेप रूप क्या बनेगा इसका, रसोई घर। ठीक है, तो इसे ही हम बोलेंगे समास। यानी कि जब हम किसी बड़े वाक्य में से विभक्तियों का लोप करके कोई सार्थक अर्थ निकालते हैं उसे ही हम बोलेंगे समास। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि समास होता क्या है। अगर मैं समास के भेद की बात करूं तो मुख्यतः 6 तरह के समास हैं। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जो हिंदी ग्रामर है उसमें 4 तरह के समास हैं और संस्कृत में जो है वो 6 तरह के समास हैं। हम 6 के 6 समास करेंगे। आज हम पहले 3 समास करेंगे। ये क्लास हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, क्योंकि समास का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी लगेगा आपको। तो आज हम फर्स्ट 3 समास करेंगे और उसके बाद हम अगले 3 समास समझेंगे। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये बोलता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। यहाँ ये जो शब्द प्रयोग हुआ है ना, अव्यय, अव्यय का मतलब होता है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, यानी कि उसके लिंग में भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके वचन में भी परिवर्तन नहीं होगा और कारक में भी परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें हम बोलते हैं अव्यय। एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर समास की डेफिनेशन भी ध्यान में रखना कि हम विभक्तियों का लोप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है यथाक्रम। यथाक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार। अब अव्ययी भाव की डेफिनेशन बोलती है कि जो पहला पद है वो प्रधान रहता है। ठीक है, पहला पद क्या है, ये है। ठीक है, और ये दूसरा पद है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये जो पहला पद है ना, ये बाद में लगेगा और इसके पहले कुछ और शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, सार्थक अर्थ बनाने के लिए। अब जब हम बोलते हैं कि क्रम के अनुसार, तो इसे बोलते हैं हम यथाक्रम। उसी तरह अगर हमें दिया है परिवार के साथ, पहला शब्द ये प्रधान रहेगा परिवार, और जब हम बोलते हैं परिवार के साथ तो हम एक सार्थक शब्द प्रयोग करते हैं सपरिवार। ठीक है, उसी तरह आदर के साथ यानी सादर। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जाम्पल बताऊं तो ये जो अव्ययी भाव समास है ना, इसमें आप शब्द को देख के ही पता लगा सकते हो कि ये अव्ययी भाव समास का ही शब्द है। जिस समास का पहला पद यथा या प्रति से शुरू होता है, जैसे मैं बोलूँ यथाक्रम, हमने एग्जाम्पल किया यथा से शुरू हुआ था तो वो अव्ययी भाव समास था। मैं बोलूँ प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी बात आप याद रख सकते हो कि जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो, ठीक है, उपसर्ग लगा हो, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैं बोलूँ आमरण, तो आमरण में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, उसी तरह मैं बोलूँ निरोग, तो रोग से पहले नी उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जैसे साफ साफ, घड़ी घड़ी, घर घर, बार बार। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं, यानी कि जब ना एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे मैं बोलूँ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे 2 बार आ रहा है। मैं बोलूँ पास पास, तो पास पास भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ साफ साफ, तो साफ जो शब्द है वो भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो जो दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर जो हमने कारक का टॉपिक किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन बोलती है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद साधारणतः विशेषण होता है। अब ये हमने विशेषण में किया है कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, और पूर्व पद में विभक्तियाँ लगी होती हैं।
अगर डेफिनेशन समझ नहीं आई है तो हम लोग अभी इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि कर्म से लेके अधिकरण तक की विभक्तियाँ। अब हमने कारक का टॉपिक किया था, उसमें हमने 8 तरह के कारक किए थे, ठीक है, कारक के प्रकार। अब इसमें जो हमारे अधिकरण तक के कारक हैं, ठीक है, वहाँ तक जो भी विभक्तियाँ प्रयोग होती हैं वो सारी तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगी, ठीक है। जैसे हमने किया था कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपादान, संबंध, अधिकरण, इस तरह के कारक किए थे, तो वो सारी विभक्तियाँ तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगी। तत्पुरुष समास का पहला प्रकार है कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कमर को तोड़ने वाला। अब अगर आप कर्म कारक को ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पर ध्यान में होगा कि हम को विभक्ति का प्रयोग करते थे, और अगर समास की डेफिनेशन देखें तो वो बोलती है कि विभक्तियों का लोप हो जाता है और एक सार्थक शब्द बनाया जाता है संक्षेप में। तो कमर को तोड़ने वाला, को विभक्ति का लोप कर दें और एक सार्थक शब्द ढूंढें तो कमर को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं हम? कमर तोड़, ठीक है। उसी तरह सुख को प्राप्त, अब यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? को, इसका लोप कर दो और इसका एक सार्थक शब्द क्या बन गया? सुख प्राप्त। अगर आपको विशेषण का ध्यान नहीं है तो जाकर आप विशेषण वाला टॉपिक देखिए, आपको पूरी समझ आ जाएगी कि विशेषण क्या होता है, ठीक। दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष, ठीक है। करण तत्पुरुष, यहाँ पर मैंने कारकों के साथ जो विभक्तियाँ प्रयोग होती हैं वो भी लिखी हैं। अब जो करण तत्पुरुष है उसमें जो करण कारक है, कारक वाला टॉपिक ध्यान में रखो, वहाँ पर कौन सी विभक्तियाँ प्रयोग होती थी? से और के द्वारा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हाथों के द्वारा लिखित। अब के द्वारा ये विभक्ति आ गई है, इसका लोप कर दो और एक सार्थक शब्द क्या बनेगा? हाथों के द्वारा लिखित के लिए हस्तलिखित, ठीक है। दूसरा है रत्नों से जड़ित, से का लोप कर दिया तो क्या बना? रत्न जड़ित। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? के लिए। एग्जाम्पल है रण के लिए भूमि। अब के लिए विभक्ति का लोप कर दो और क्या बन गया? रणभूमि। उसी तरह हवन के लिए सामग्री, तो ये क्या बनेगा? हवन सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट है सचिव के लिए आलय, के लिए विभक्ति का लोप हो गया, ये क्या बन गया? सचिवालय। चौथा प्रकार है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? से विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है देश से निकाला, तो से विभक्ति का लोप करो और शब्द बनता है हमारा देश निकाला। उसी तरह नेत्रों से हीन, नेत्रहीन, बल से हीन, बलहीन। है संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो संबंध कारक था उसमें कौन सी विभक्तियाँ थी? काके की, इनका लोप करेंगे अब हम। नगर का सेठ, नगर सेठ। राज की माता, राजमाता। अच्छा प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में कौन सी विभक्तियाँ आएंगी? में, पे और पर। जैसे जीव पर दया, तो पर विभक्ति का लोप करो, शब्द बनता है जीव दया। उसी तरह वन में वास, यानी कि वनवास। तो ये थे हमारे तत्पुरुष समास के प्रकार। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तीसरा प्रकार है हमारा द्वंद समास, ठीक है। द्वंद का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जो जोड़े में है चीज़, ठीक है। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? कि जब भी इस समास का विग्रह करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर और या, ये दो शब्द, यानी या तो और का प्रयोग हुआ होगा या का प्रयोग हुआ होगा उसमें, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि माता और पिता, अगर हम इसका लोप कर दें तो क्या बन जाता है? माता पिता, जोड़ा है ये। या फिर अगर आपको ऐसे भी दिया है ना सीधे शब्द कि माता पिता में कौन सा समास है, तो आप जब इसका विग्रह करेंगे जिसमें क्या लगेगा? माता और पिता, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ दाल और रोटी, अगर इसे हम लुप्त कर दें और को, तो क्या बनेगा? दाल रोटी। ये तो था कि और कहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ अन्न जल, तो अन्न और जल, क्या? तन मन धन, तन मन और धन, ऐसे भी बोल सकते हैं। आचार विचार है एक शब्द, तो उसमें भी अगर हम आचार और विचार बोल सकते हैं। और ये जो एक शब्द मैंने बताया ना या जो है ये विलोम शब्दों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है पाप पुण्य, विलोम शब्द हैं आपस में, तो इसमें अगर मैं या लगा दूँ तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पाप या पुण्य, यानी कि पाप पुण्य। आज या कल, या का लोप कर दो, क्या बन गया? आजकल। तो इसे हम बोलेंगे द्वंद समास। मैं सम अप करके बोलूँ तो द्वंद समास, तो इसकी अगर हमें पहचान करनी हो तो हम देखेंगे कि जोड़ा कहाँ पर बन रहा है,
ठीक है। एक तो इसमें जब हम विग्रह करेंगे किसी भी शब्द का तो उसमें या तो और शब्द का प्रयोग होगा या शब्द का प्रयोग होगा। नॉर्मली और शब्द का प्रयोग जो है वो जोड़े में होता है, ठीक है, और या शब्द का प्रयोग जो विलोम शब्द होते हैं उनमें होता है। उसी तरह द्वंद्व समास में एक और प्रकार है संख्यावाचक द्वंद्व, ठीक है। जैसे हमें ये एक एग्जाम्पल दिया है कि 2 से 4 तक, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे 2 4, 10 से 20 तक, तो इसे क्या बोलेंगे 10 20। यानी कि जैसे यहाँ पर बोला है ना कि 2 से 4 तक, तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच में से विभक्ति है इसका लोप कर देंगे और ये जो अंतिम शब्द है इसे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 2 4 हो गया, 10 से 20 तक, यहाँ भी हम से विभक्ति का लोप कर देंगे और तक जो शब्द है इसे भी नहीं करेंगे प्रयोग, तो ये बन जाएगा 10 20, ठीक है। सो आई होप आपको ये 3 समास समझ आए होंगे। अब इसका पार्ट 2 करेंगे हम, अगले 3 समास समझेंगे। सो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।